Hello students, welcome to our current affair class. In today's session, we will discuss some important current affairs. So आज की क्लास में हम 4th of July 2024 के कुछ important current affairs डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important current affairs हो सकते हैं. So स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इन टूडेज सेशन पर्टिकुलरली 4th जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम कुछ इंटरनेशनल समाचार, कोई अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे. कोई भी इंटरनेशनल न्यूज बन रही है वो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे. राष्ट्रीय समाचार में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स, कुछ इनिशिएटिव्स एंड कुछ एमओयू देखेंगे. और अगर कोई मीटिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसे भी हम इसी के अंदर कवर करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट बैंकिंग ऑन फाइनेंशियल न्यूज. बैंक से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज बन रही है, कोई रेटिंग है, कोई रैंकिंग है, किसी बैंक ने कुछ स्पेशल कोई डिवाइस स्टार्ट किया है, कोई क्रेडिट कार्ड इनिशिएट किया है, कोई स्कीम स्टार्ट की है, वो हम देखेंगे. सम डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स, सम ऑब्चरीज. उसके साथ साथ रिसेंटली अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन जो अभी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भारत को दिए गए हैं, वो हम देखेंगे. कल्चरल डिप्लोमेटिक न्यूज, सम एनवायरमेंटल न्यूज और लास्ट में हम कवर करेंगे कंप्लीट समरी ऑफ टुडेज क्लास. तो आज की क्लास का पूरा सारांश हम लास्ट में कवर करेंगे. क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक होंगे जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें. हम छवियों को हटा देंगे. सो स्टार्ट करते हैं पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ. सो अभी इंडिया चेयर्स कोलंबो प्रोसेस मीटिंग एट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लेवल इन जेनेवा. तो अभी जेनेवा में कोलंबो प्रक्रिया की मीटिंग हुई है जहां पे भारत ने स्थायी प्रतिनिधित्व किया है या फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव. कौन बना है? अभी भारत बना है. तो भारत ने जेनेवा में स्थित स्थायी प्रतिनिधित्व स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की है. तो इंडिया की ये पहली बैठक है जो जेनेवा में हो रही है. कोलंबो प्रेस और इंडिया क्या है इस बार? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. अच्छा, ये जो कोलंबो प्रोसेस है या ये जो मीटिंग है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो इनिशिएटिव है, बेसिकली इसके अंदर टोटल 12 एशियन कंट्रीज मेंबर्स हैं जिनका मेजरली पर्पस क्या है? विदेशों में रोजगार के अवसर और शासन को बढ़ाना. तो जो बेसिकली मेजर पर्पस इज टू एनहेंस गवर्नेंस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट. भारत के नेतृत्व में प्राथमिकता में वित्तीय स्थिरता, सदस्यता विस्तार और अबू धाबी संवाद जैसे क्षेत्रीय निकाय के सहयोग भी शामिल हैं. ओके, उसके साथ साथ यह क्षेत्रीय प्रवासन सहयोग में एक महत्वपूर्ण क्षण को भी चिन्हित करता है. तो कोलंबो प्रोसेस लीड बाय इंडिया इन जेनेवा. नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज. The ex-spy chief sworn in as a new Dutch PM with mission to curb asylum. तो पूर्व जासूस प्रमुख ने नए डच प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, शरणार्थियों को नियंत्रण करने का मिशन भी लॉन्च किया. सो बेसिकली एक्स स्पाई चीफ थे जिनका नाम क्या था? डिक शोफ, जो अभी डच के क्या बन गए हैं? न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं. तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेटर इंटरनेशनल जो कंट्रीज है उनके रिसेंट अपॉइंटमेंट से वहां का कोई पीएम या प्रेसिडेंट अपॉइंट हो रहा है तो आपको याद रखना है डच के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? डिक शोफ. शोफ एक दक्षिणपंथी गठबंधन का नेतृत्व करते हैं जिसका ध्यान अब तक का सबसे सख्त मींस स्ट्रिक्ट एवर आवर्जन नीति को लागू करने पर है. उन्हें पहले डच गुप्त सेवा का नेतृत्व किया था. उससे पहले जो डच की स्पाई डिपार्टमेंट था, जो सीक्रेट सर्विसेज थी, उसका भी उन्होंने लीडरशिप किया है, उसका भी उन्होंने नेतृत्व किया है. स्कॉफ ने मार्क रूटे से पदभार संभाला जिन्होंने 14 वर्ष तक सत्ता में सेवा की थी. तो इससे पहले कौन थे? मार्क रुफ्ट थे जो 14 इयर्स थे पावर में थे. अभी उनको रिप्लेस कर दिया है किसने? बेसिकली डिक शूफ ने. नेक्स्ट इज
सेम न्यूज, डिक शूफ इज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड। डच की बात कर रहे हैं, नीदरलैंड की बात कर ले, एक ही बात है। तो 2024 की 2 जुलाई को नीदरलैंड के राजा वेल्म्स अलेक्जेंडर ने द हेंग में ह्यूनस्टेन बॉश पैलेस में आयोजित एक समारोह में डिक शूफ को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। डिक शूफ ने मार्क रूटे का स्थान लिया, अभी हमने डिस्कस किया, जो 2010 से 24 तक प्रधानमंत्री के रूप में रहे और अक्टूबर से अब वो नाटो के नए महासचिव बनने वाले हैं। क्लियर? तो सेम न्यूज है, अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज नीति आयोग। नीति आयोग से न्यूज है, संपूर्णता अभियान अ ड्राइव टुवर्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो संपूर्ण डेवलपमेंट, देखो नीति आयोग को पहले आपको थोड़ा सा समझना है। पहले 1950-51 में एक कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था, प्लानिंग कमीशन, विद द रिकमेंडेशन ऑफ केसी नियोगी, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो वित्तीय कमिश्नर थे, आयोग के हेड थे केसी नियोगी, उनकी रिकमेंडेशन पे भारत में क्या लाया गया था, प्लानिंग कमीशन लाया गया था। तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, 5 इयर्स प्लान बनाना। आपको पता है कि भारत में टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बने हैं। 2017 में लास्ट 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था, जो 2012 से 17 तक चला था। तो इसी बीच 2014 में बेसिकली क्या हुआ, जब एनडीए गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन होता है, बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तो बीजेपी गवर्नमेंट जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिमूव करती है और 2015 से उसको रिप्लेस करके क्या लेके आती है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन किस तरह से काम करती थी, कोई एक टॉपिक उठाया जाता था और उस पर लगातार 5 साल तक काम किया जाता था। बट नीति आयोग क्या है, डे टू डे बेसिस पे काम करती है और समावेशी मतलब कंप्लीट, संपूर्ण डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करती है। तो इसी होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है, संपूर्णता अभियान। तो नीति आयोग ने 4 जुलाई 2024 को संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है। यह महत्वाकांक्षी 3 महीने का अभियान होगा, जिसके अंदर 112 आकांक्षी जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में प्रमुख संकेतों में संतृप्त प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब जो बेसिकली हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में ये कंप्लीट या फिर सेचुरेशन में, या मेजर एम क्या होगा, टू अचीव कंप्लीट सेचुरेशन। उसके साथ साथ इनिशिएटिव मार्क अ न्यू चैप्टर इन इंडियन जर्नी टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ। तो जो समावेशी विकास है उसकी तरफ भी है, एक तरह से पहल है। अभियान का ध्यान भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के विकास को तेज करने पर है। तो भारत के जो चैलेंजेस एरियाज हैं, जहां पर डेवलपमेंट करना बहुत टफ है, हिल एरियाज हो गए या कोई भी ऐसा पिछड़ी हुई जगह हो गई, वहां पर मेजरली डेवलपमेंट किया जाएगा थ्रू दिस इनिशिएटिव नोन एज संपूर्णता अभियान। क्लियर? तो नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है, जिसका मेजर पर्पस क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। डॉक्टर बी एन गंगाधर नेम एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। तो अपॉइंटमेंट से न्यूज है, हमने प्रीवियसली भी ये डिस्कस की थी। नेशनल मेडिकल कमीशन के जो अभी चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, वो अपॉइंट किए गए हैं बी एन गंगाधर। क्लियर? तो बी एन गंगाधर को एनएमसी के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। इस नियुक्ति से देश के चिकित्सा शिक्षा नियामक में एक नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञ आने की उम्मीद है। इस कदम का उद्देश्य भारत में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शासन को मजबूत करना है। तो द एम टू bolster medical education and healthcare governance in India. Clear? तो अपॉइंटमेंट है डायरेक्ट। बी एन गंगाधर has been appointed as a chairperson of National Medical Commission. Next is a national news. Union Minister G Kishan Reddy launched निर्मल पोर्टल। तो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने नई दिल्ली में अभी राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षण के मुख्य उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, नेक पहल, जिसका क्या नाम है, जिसका, या फिर वी कैन से निर्माण पोर्टल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द निर्माण? नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेशन ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस पहल का उद्देश्य है जो संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के पात्र उम्मीदवार हैं, उनको कम से कम 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, यूपीएससी के, उनको 1 लाख तक की फाइनेंशियल बेसिकली नीड या हेल्प प्रोवाइड की जाएगी।
यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित है और इसका संचालन जिले के मेधावी युवाओं को लक्षित करती है जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा के प्रारंभिक चरणों को उत्तीर्ण कर लिया है. So who have qualified preliminary round of the UPSC examination, only those person can basically take the benefit of this scheme. योग्य उम्मीदवारों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. वे एससी, एसटी, महिला या तीसरे लिंग श्रेणी से संबंधित होने चाहिए. तो बेनिफिट सिर्फ कौन उठा सकता है? एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर या फिर बेसिकली व्यूमेन्स. तो फीमेल्स के लिए ये इनिशिएटिव है. नेक्स्ट इज Ministry of Health and Family Welfare launch NQAS. What is NQAS? National Quality Assurance Standard Assessment for AAM. Ayushman Arogya Mandir. IPHS. Basically, what is IPHS? Indian Public Health Standard Compliant Dashboard and Sport Food License Initiative. तो देखो किस किस का है. अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एम के लिए, एएएम के लिए एनक्यूएस मूल्यांकन, आईपीएचएस अनुपालन डैशबोर्ड और स्पोर्ट फूड लाइसेंस पहल की शुरुआत की है. क्लियर. तो जादव प्रताप राव गणपत राव जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, और अनुप्रिया सिंह पटेल जो मिनिस्ट्री ऑफ बेसिकली एमओएस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तीनों पहल का अनावरण किया. आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए वर्चुअल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासक मानन मूल्यांकन, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड, और खाद्य विक्रेताओं के लिए एक स्पोर्ट फूड लाइसेंस का और पंजीकृत पहल. ये पहल दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम में शुरू की गई. तो दिल्ली के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम में शुरुआत की गई. भारत में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार और व्यापक व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा हैं, जबकि जादव प्रताप राव गणपत राव और अनुप्रिया सिंह पटेल राज्य मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है अभी? जेपी नड्डा. नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज. यूपी निर्माण बिल 2024, उत्तर प्रदेश कैबिनेट पास्ड ड्राफ्ट. तो यूपी निर्माण बिल बेसिकली देखते हैं. तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश नोडल निवेश क्षेत्र निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 का मसौदा पारित कर दिया है. दिस इज नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया बिल. यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अध्यक्षता की जाती है. बिल राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के स्तर तक उठाने की व्यापार रणनीति का हिस्सा है. तो इस बिल का मेजरली पर्पस क्या है कि जो यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट की इकोनॉमी है उसे कम से कम $1 ट्रिलियन तक उठाया जा सके. उसके साथ साथ इसका इनिशिएटिव है इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना. जो निवेश और विनिर्माण जो बेसिकली पहले सरकार की उसको क्या करना है? बढ़ावा देना है. ओके. नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज. एक्स रो चीफ राजेंद्र खन्ना अपॉइंटेड न्यू एडिशनल एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. सो अभी जो रो चीफ थे, जो एक्स रो चीफ थे राजेंद्र खन्ना, विच इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हमारी जो रो एजेंसी है उसके एडिशनल बेसिकली एनएसए किसको अपॉइंट किया गया है? राजेंद्र खन्ना को अपॉइंट किया गया. सरकार ने कई उच्च स्तरीय नियुक्तियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को मजबूत किया है. टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर को भी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया. तो इसके साथ साथ टीवी रविचंद्रन और पवन कुमार को भी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है. इन नियुक्तियों का उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना है. तो इनका मेजर पर्पस क्या है? जो कंट्रीज की नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसको और क्या करना है? एनहेंस करना है. एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम. सो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू या एन चंद्रबाबू नायडू. उन्होंने अभी एक स्कीम लॉन्च की है. जो क्या नाम है स्कीम का? एनटीआर भरोसा पेंशन योजना. तो 2024 की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 65.31 लाख अभ्यर्थियों के लिए एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत लगभग 4408 करोड़ रुपए की वितरण की शुरुआत की है.
योजना जिसे मूल रूप से वाईएसआर पेंशन कनूका प्रणाली कहा जाता है का नाम बदलकर एनटीआर भरोसा पेंशन योजना कर दिया गया है। इसमें बुजुर्गों, विधवाओं, बुनकरों और अन्य श्रेणियों के मासिक पेंशन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दी गई है। तो इस स्कीम में क्या होगा, जो विडोज हैं, जो वेवर्स हैं और अदर कैटेगरीज हैं, उनको जो पेंशन है वो 3,000 की जगह कितनी दी जाएगी, 4,000। विकलांग व्यक्तियों और बहुविकृत कुष्ठ रोगों के लिए पेंशन को 3,000 रुपए से बढ़ा के 6,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। तो हैंडीकैप और जो मल्टी डिफॉर्मिटी लेप्रोसी पेशेंट्स हैं उनके लिए कितना कर दिया गया है, 3,000 से 6,000। तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, सबसे पहले तो इसका नाम चेंज किया गया। इसका पहले नाम था वाईएसआर पेंशन कनूका प्रणाली। इसमें क्या होगा, विधवाओं और बुजुर्गों को 3,000 की जगह 4,000 और विकलांगों को 3,000 की जगह 6,000 रुपए पर मंथ एज अ पेंशन दिए जाएंगे। Next is also a national news. Karnataka government notified rule extending social security and welfare measure to unorganized transportation workers. तो कर्नाटका सरकार ने असंगठित परिवहन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपायों को बढ़ाने के लिए कुछ अधिसूचनाएं जारी की हैं। तो एक बार देखते हैं, देखिए ह्यूमन सेफ्टी के लिए और जनरल सेफ्टी के लिए कदम उठाया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के थ्रू। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटका मोटर परिवहन और अन्य संबंध श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया है। इस अधिनियम राज्य के भीतर अनुमानित लगभग 5.4 मिलियन मोटर परिवहन और संबंध श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय प्रदान करता है। यह एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करता है जो मोटर परिवहन व्यवसायों पर उपकर सरकारी अनुदान और लाभार्थियों के योगदान से वित्त पोषित होता है। कानून विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कर्नाटक राज्य मोटर परिवहन और अन्य संबंध श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण बोर्ड के गठन का प्रावधान भी करता है। क्लियर? तो कर्नाटका गवर्नमेंट नोटिफाई रूल एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स टू अनऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशनल वर्कर्स। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। सो अभी बैंकिंग एंड फाइनेंस से ये अपॉइंटमेंट न्यूज है। तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो बेसिकली एक एनबीएफसी है, एक एलआईसी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, एसबीआई की एक सब्सिडरी है। उसने अभी अपना एमडीसीओ अपॉइंट किया और किसको एज एसबीआई जनरल एमडीसीओ अपॉइंट किया गया है, नवीन चंद्र झा को। तो नवीन चंद्र झा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने श्री नवीन चंद्र झा को अपना नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह अपनी मूल कंपनी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्मित श्री किशोर कुमार पोलूदास का स्थान लेंगे। तो इससे पहले इनकी जगह कौन थे, किशोर कुमार पोलूदास। झा की नियुक्ति से कंपनी को नए नेतृत्व और दिशा मिलने की उम्मीद है। इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य कंपनी की बाजार स्थिति और विकास को और मजबूत करना है। क्लियर? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस अपॉइंटेड नवीन चंद्रा एज अ न्यू एमडी सीईओ। नेक्स्ट इज आल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो इस बेसिकली क्या है, पेटीएम ने लॉन्च किया है हेल्थ साथी। तो सबसे पहले तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो हेल्थ साथी इनिशिएटिव है ये किसका इनिशिएटिव है, पेटीएम का। तो इसका पर्पस क्या है, तो पेटीएम ने व्यापारी भागीदारों के लिए 35 रुपए प्रति माह पर हेल्थ साथी योजना शुरू की है। इसका जो प्रीमियम होगा वो कितना होगा, 35 रुपए प्रति माह। तो वन कम्युनिकेशन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो पेटीएम की मूल कंपनी है उसने पेटीएम हेल्थ साथी बेसिकली पेश किया है। योजना अपने व्यापारिक भागीदारियों के लिए किफायती स्वास्थ्य देखभाल और आय सुरक्षा योजना है। यह पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। इस पहल का उद्देश्य पेटीएम के व्यापक व्यापारी नेटवर्क की भलाई और व्यापार नियंत्रण का समर्थन करना है। तो जो वेल बीइंग्स हैं जो पेटीएम से जुड़े हुए हैं, बेसिकली एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मर्चेंट है पेटीएम का, उसके लिए पेटीएम हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा और जिसका प्रीमियम कितना होगा, 35 रुपए प्रति माह होगा। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। IMF International Monetary Fund International Organization release AI Preparedness Index, India rank 72, सिंगापुर टॉप। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स पास किया है जिसमें 174 देशों में से भारत की रैंकिंग कितनी है, 72 है। सिंगापुर ने इस रैंकिंग में टॉप किया है। सिंगापुर के बाद सेकंड पोजीशन पे डेनमार्क है, थर्ड पोजीशन पर संयुक्त राज्य अमेरिका है।
किस बेसिस पे इस इंडेक्स को एवेल्युएट किया जाता है? तो ये सूचकांक डिजिटल बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी और श्रम बाजार नीतियां, नवाचार और आर्थिक एकीकरण और विनियम और नैतिकता के आधार पर देश का मूल्यांकन करता है। आईएमएफ देशों को उन्नत अर्थव्यवस्था, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था और निम्न आय देश श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। तो आईएमएफ क्लासिफाई कंट्रीज इनटू एडवांस इकोनॉमी, इमरजेंसी मार्केट इकोनॉमी एंड लो इनकम कंट्री कैटेगरी। उसके साथ साथ आईएमएफ क्या करता है? फंड प्रोवाइड करता है कंपनीज को। आईएमएफ को वैसे वर्ल्ड बैंक के साथ ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिश किया गया था, बट इसने फंक्शन करना स्टार्ट किया था 1945 से। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। ये हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिद्धार्थ मोहंते को एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था, उसके एज अ एमडी सीईओ री अपॉइंट किया गया है। तो पहले भी सिद्धार्थ मोहंते थे, अभी भी कौन है? सिद्धार्थ मोहंते हैं। तो अभी वो कब तक एमडी सीईओ रहेंगे एलआईसी के? 7 जून 2025 तक वो एलआईसी के एमडी सीईओ रहेंगे। वर्तमान में अगर एलआईसी की हम बात करें तो 4 एमडी हैं: एम जगन्नाथ, टेबल्स पांडे, सतपाल भानु और आर दोरा साई। क्लियर? नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है। नेक्स्ट भी रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च सैफायर फॉरेक्स कार्ड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। ऑन जुलाई 2, 2024, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च द स्टूडेंट सैफायर फॉरेक्स कार्ड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हेडिंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। सो जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिकली इंटेलिजेंट या फिर बोल सकते हैं जो मेधावी भारतीय छात्र हैं, जो विदेशों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि उनकी फैमिली से जो फाइनेंशियल वर्कलोड है वो कम हो सके, उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने सेफोरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड 15 मुद्राओं में लेन देन का समर्थन करता है, बिना क्रॉस मुद्रा मार्कअप शुल्क के, और 15,000 रुपए तक के ज्वाइनिंग लाभ भी प्राप्त करता है। अतिरिक्त लाभों में अंतरराष्ट्रीय लाउंज एक्सेस, एक मुफ्त अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड, उबर वाउचर और 5 लाख रुपए तक का बीमा भी ये कार्ड कवरेज करता है। क्लियर? तो आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय छात्रों के लिए सेफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। तो ये टाई अप है बिटवीन एक्सिस बैंक एंड पीरामल फाइनेंस का। सो एक्सिस बैंक ने शहर ऋण व्यवसाय के लिए किसके साथ टाई अप किया है? पीरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। तो एक्सिस बैंक लिमिटेड और पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और गृह ऋण खंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया है। भागीदारी का उद्देश्य वंचित उधारकर्ताओं के लिए वित्त समावेशन को बढ़ावा देना और एमएसएमई के लिए ऋण तक आसान पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। दोनों ऋणदाता ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मध्यम और निम्न आय वर्ग के ग्राहकों को ऋण प्रदान करेंगे। यह साझेदारी संभावित ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगी जो या तो क्रेडिट के लिए नए हैं या बड़े बैंक द्वारा कम सेवा प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर? तो आईसीआईसीआई बैंक बेसिकली पार्टनरशिप विद पीरामल फाइनेंस फॉर को लेंडिंग बिजनेस। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है बैंकिंग एंड फाइनेंस से। नेक्स्ट इज अ डिफेंस न्यूज। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उसके साथ साथ तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया टू एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के उन्नत परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए टिडको के साथ हस्ताक्षर किया है किसने? रक्षा मंत्रालय ने। सो ये 2024 को 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास लिमिटेड विच इज टिडको के साथ एक एमओयू साइन किया है। एमओयू पे हस्ताक्षर किए ताकि रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के तहत चेन्नई तमिलनाडु में 3 उन्नत परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की जा सके। ठीक है, सुविधाओं में मानव रहित हवाई प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और इलेक्ट्रो ऑप्टिक शामिल है। तो these facilities include unmanned aerial system, electronic welfare as well as some electro optics. नई दिल्ली में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे को ये सुविधाएं बढ़ावा देंगी और इसकी परीक्षण क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। डन? तो रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ टाई अप किया है? टिडको के साथ टाई अप किया है ताकि तमिलनाडु में एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज को इंक्रीज किया जा सके, बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ डिफेंस न्यूज।
सो आईएनएस शिवालिक जो बेसिकली एक 6000 टन वजनी निर्देशित मिसाइल स्लिथ फ्रेगमेंट है, जिसने प्रशांत महासागर के रिम अभ्यास के 29वें संस्करण के लिए पर्ल हार्बर हवाई पहुंच गया है। तो भारतीय नौसेना जहाज शिवालिक जो क्या है 600 टन गाइडेड मिसाइल स्ट्रेंथ फ्रिज है, वो अभी कहाँ पहुंच गया? पर्ल हार्बर हवाई द्वीप पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 29th एडिशन ऑफ रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, जिसे रिम पैक के नाम से जाना जाता है, कंडक्ट की जा रही है। इस बार की अगर हम थीम की बात करें एक्सरसाइज की, तो इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर, एकीकृत और तैयार है। इस अभ्यास में लगभग 29 राष्ट्र सम्मिलित होंगे, 29 नेशंस होंगे, 40 सतह जहाज, 3 पनडुब्बियां और 14 राष्ट्रीय भूमि बल, 1 से 50 से अधिक विमान और लगभग 25,000 कर्मी शामिल होंगे। तो 29 नेशन का ये एक बेसिकली क्या है, ज्वाइंट नौसैनिक अभ्यास है। रिम्पैक के इतिहास में पहली बार चिली नौसेना के एक सदस्य कमांडो अल्बर्टो ग्यूरेरो संयुक्त कार्य बल के उप कमांडो के रूप में सेवा करेगा। तो पहली बार है ऐसा कि क्या नाम है, चिली नेवी कमांडर अल्बर्टो गुटेरो विल सर्व एज अ डिप्टी कमांडर ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो इसरो आदित्य L1 कंप्लीट फर्स्ट हेलो ऑर्बिट। तो हमने आदित्य L1 लॉन्च किया था, अभी उसने क्या कर लिया है, एक हेलो कंप्लीट बेसिकली एक ऑर्बिट अपना कंप्लीट कर लिया है। तो इसरो ने घोषणा की है कि भारत के पहले सौर मिशन ने 2 जुलाई को सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्ष पूरी कर लिया। तो जो सन अर्थ L1 ऑर्बिटल बेसिकली अराउंड ऑर्बिट था, उसके चारों तरफ अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया है। यह महत्वपूर्ण सफलता है कि स्टेशन कीपर की चाल के बाद हासिल की गई मिशन अब दूसरे हेलो कक्ष में प्रवेश कर चुका है। तो ये नाउ हैज बीन ट्रांजिशन इनटू द सेकंड हेलो ऑर्बिट। यह भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तो इसरो के आदित्य L1 ने फर्स्ट हेलो ऑर्बिट की को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, सेम न्यूज है। इंडियन सोलर मिशन आदित्य L1 कंप्लीट फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और 6 जनवरी 2024 को ये अपने लक्षित हेलो कक्ष में स्थापित किया गया था और 2 जुलाई को इसने अपना वो लक्षित जो ऑर्बिट है उस पे अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया है। यह मिशन 7 स्वदेशी रूप से विकसित पेलोड के साथ सूर्य के प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना का अध्ययन करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो मध्य प्रदेश सीएम लॉन्च लोकपथ मोबाइल ऐप टू फिक्स रोड प्रॉब्लम इन 7 डेज। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके अंदर बेसिकली सड़क से रिलेटेड जो समस्याएं हैं जनता उसको 7 दिन के अंदर अंदर हल मिलेगा। तो ऐप को लोक निर्माण विभाग विच इज PWD और मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। यह जनता को सड़क समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए छवियों को लेकर उनसे संबंधित अधिकारियों को भेजने की अनुमति देता है। मींस इस ऐप के थ्रू जनता को अगर लगता है या जनता अपनी कोई भी एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो बेसिकली अधिकारी है वहां पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी शिकायतों का समाधान भी मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज। जॉर्ज रसेल ट्रम्प इन ड्रामेटिक ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो जॉर्ज रसेल ने नाट की है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की है। तो स्पोर्ट्स न्यूज है। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में शानदार जीत हासिल की है। रेस का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में प्रतिष्ठित रेल बुल रिंग में किया गया। यह घटना अप्रत्याशित मोड़ और उतार चढ़ाव से भरी है, जो फॉर्मूला 1 रेसिंग की अप्रत्याशित प्रकृति को दर्शाता है। रसेल की जीत उन ड्राइवरों की कौशलता को उजागर करती है जो अचानक मिलने वाले अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज रसेल ने नाट किए ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। तो हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो खेल पत्रकार हैं, उन्हें वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जा सके। यह दिन 1924 में पेरिस फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। 2 जुलाई 2024 को AIPS की 100वीं वर्षगांठ थी। यह दिन 1994 से स्थापित किया गया था, जो इसकी 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। नेक्स्ट इज ऑब्चरी न्यूज। तो रेनोड अल्बेरियन नॉवलिस्ट एंड पोइट इस्माइल कादरे पास्ड अवे।
तो इस्माइल कादरे जो अल्बेरियन नॉवलिस्ट थे और पोइस्ट थे, अभी उनकी 88 की एज में अल्बानिया में डेथ हो गई है। तो इनका जन्म 1936 में अल्बानिया में हुआ था और इनके कुछ शॉर्ट स्टोरीज अंटिल हिज फर्स्ट नॉवल द जनरल ऑफ द आर्मी डेथ आर्मी है जो 1963 में रिलीज हुई थी। कादरे के कार्य लगभग 30 भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं। उनमें उल्लेखनीय कुछ टाइटल्स हैं, नॉवेल्स हैं, क्रॉनिकल इन स्टोन एंड ब्रोकन अप्रैल। इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 2005 में पहला मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और 2020 में लीजर ऑफ ऑनर के ग्रैंड ऑफिशियर का पुरस्कार मिला था। तो पहला मैन बुकर प्राइज भी किसको मिला था? इस्माइल कादरे को मिला था। नेक्स्ट इज अवार्ड एंड रिकग्निशन। तो पी गीता रिसीव इनॉग्रल के सरस्वती अम्मा अवार्ड। तो ये लेखिका हैं, आलोचक हैं और नारीवादी कार्यकर्ता हैं पी गीता, जिन्हें पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। The award is instituted by Wings. Wings is Women Integrated and Growth Through Sports, which is Kerala-based organization. तो ये जो अवार्ड्स है ये साहित्य और सामाजिक विमर्श में नारीवाद योजना की स्वीकृति में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है। उसके साथ साथ यह पुरस्कार नारीवाद साहित्य और अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। क्लियर? तो पी गीता ने सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट इज, ये न्यूज हम पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया होस्ट 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन। तो पहली बार है भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बेसिकली इस कमेटी की मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। कहां पर? न्यू दिल्ली में। कब से कब तक? 21 से 31 जुलाई तक इन भारत मंडपम। विश्व भर के प्रतिनिधि वैश्विक सांस्कृतिक महत्व के मामलों पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए एकत्रित होंगे। यह सत्र भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के लिए एक मील का पत्थर भी साबित होगा। क्लियर? तो 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन इट विल कंडक्ट इन न्यू दिल्ली इन भारत मंडपम। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल न्यूज। जेनोफ्रिस आपातानी अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई नई सींग वाली मेंढक प्रजाति। तो भारत जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में स्थित ताले वन्यजीव अभ्यारण्य में जेनोफ्रिस आपातानी नामक एक नई प्रजाति के वन्यजीव में रहने वाले सींग वाले मेंढक की खोज की है। तो पहली बार है कि कोई सींग वाले मेंढक की खोज की है। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्लास में। नई प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश की अपतानी जनजाति के नाम पर रखा गया है, उन्हें संरक्षण प्रयासों की मान्यता के आधार पर। क्लियर? विषय को प्रारंभ में basically the specimen was initially misidentified in 2019 but later analysis revealed substantial genital disparities. Next is environmental news. International Plastic Bag Free Day 2024. तो 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में, यानी एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके बैन के लिए, उसके एनवायरनमेंट के पे दुष्प्रभाव के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। रिजोरो जो जीरो वेस्ट यूरोप का सदस्य है द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी और पहली बार यह दिन 3 जुलाई 2018 को स्पेन में सेलिब्रेट किया गया था। तो 2009 में ZWE ने इस यूरोपियन संघ में पेश करने के बाद इस दिन को व्यापक पहचान मिली थी। क्लियर? तो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 जुलाई को। सो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। सो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने कुछ इंटरनेशनल न्यूज डिस्कस की, जिसमें पहली बार कोलंबो प्रेस मीटिंग को जो चेयर करेगा वो कौन करेगा? भारत करेगा। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो एक्स स्पाई थे नीदरलैंड के, अभी उन्हें क्या बेसिकली अपॉइंट किया गया एज अ न्यू डच प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय समाचार में, हमने देखा था संपूर्णता अभियान। नीति आयोग ने भारत में क्या स्टार्ट किया है? संपूर्णता अभियान स्टार्ट किया है, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ समावेशी विकास की बात की गई है। उसके साथ साथ BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विच इज नोन एज NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया। तो निर्माण पोर्टल हमने पढ़ा था जी किशन रेड्डी ने। उसके साथ साथ हमने मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कई पहलू देखे। उत्तर प्रदेश में निर्माण विधेयक 2024 पास किया गया ताकि उसकी इकोनॉमी को और क्या किया जा सके, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके।
उसके साथ साथ पूर्व रो प्रमुख राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त एनएसए नियुक्त किया गया है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, जिसमें विधवाओं और महिलाओं को 3,000 की जगह 4,000 पेंशन दी जाएगी और विकलांगों को 6,000 रुपए पर माह पेंशन दी जाएगी। कर्नाटक सरकार ने परिवहन कर्मियों के लिए नियम अधिसूचना जारी की। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने नए एमडी और सीईओ की घोषणा की और उसके साथ साथ पेटीएम ने हेल्थ साथी ऐप लॉन्च की, जो उसके मर्चेंट्स को सस्ते में क्या प्रोवाइड कराएगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद हमने कुछ बैंकिंग और फाइनेंस यानी बैंक और वित्त समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि आईएमएफ ने एआई तैयारी सूचकांक जारी किया है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है। एलआईसी ने सिद्धार्थ मोहंते को रीअपॉइंट किया है एज अ सीईओ। आईसीआईसीआई बैंक ने C4A फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है फॉर बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो भारत से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। और एक्सिस बैंक और पीरामल के बीच हमने साझेदारी देखी फॉर को फाइनेंस। डिफेंस में हमने देखा रक्षा मंत्रालय ने टिडको के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रिमपैक 2024 में आईएनएस शिवालिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार और इसरो के आदित्य अल्वल ने अपने पहले हेलो कक्ष की बेसिकली जो ऑर्बिटल है, जो उसके सराउंडिंग है, वो चक्कर कंप्लीट कर लिया है। देन वी हैव डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज। जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे। लास्ट में हमने ऑब्चरी न्यूज शौक संदेश से देखा, इस्माइल कादरे का निधन हो गया, जिन्हें फर्स्ट मेंस बुकर प्राइज भी मिला है। पी गीता को सरस्वती अम्मा सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ सांस्कृतिक कूटनीति समाचार कल्चरल डिप्लोमेटिक में हमने देखा कि 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिट को की मेजबानी कौन करेगा, भारत। और लास्ट हमने देखा है फिर एनवायरमेंटल न्यूज, जिसमें न्यू हॉर्न फ्रॉग स्पीसीज और उसके साथ साथ प्लास्टिक मुक्त बैग के बारे में हमने बात की कि प्लास्टिक सिंगल यूज बैग को बैन करने के लिए भारत में या वर्ल्ड में अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।